class, this is part 6 and today we will be starting with the growth of Sufism. ये चैप्टर आपका थोड़ा बड़ा है, इसीलिए ये थोड़े पार्ट्स ज़्यादा हैं बिकॉज आई वुड लाइक टू कीप टॉपिक्स अंडर 30 मिनट्स ताकि आप देख पाओ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड विदाउट गेटिंग बोर्ड. तो आपको पढ़ना है तो वैसे भी आप रेगुलरली पूरी क्लासेस देख सकते हो, वीडियो अपलोड हो जाएंगे, बट स्टिल 30 मिनट्स रहता है तो आपको एक टॉपिक सर्च करने में आसानी हो जाती है. देन नाउ स्टार्टिंग विद द टॉपिक द ग्रोथ ऑफ सूफिज़म. अब क्या होता है, धीरे धीरे अर्ली सेंचुरीज ऑफ इस्लाम जब आता है यहाँ पर, एक रिलीजियस माइंडेड पीपल कॉल्ड सूफीज टर्न टू एसेटिसिज्म एंड मिस्टिसिज्म इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ग्रोइंग मटीरियलिज्म ऑफ द कैलिफेट एज अ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. अब जो ये लाइन लिखी है, दिस लाइन यू नो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट? ये इसलिए है बिकॉज आप यहाँ पर देखोगे कि कैसे सूफी ट्रेडिशन का ग्रोथ होती है और दीज पीपल वाई दे टर्न अगेंस्ट कैलिफेट का जो मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू हो रहा था, है ना. तो यहाँ पर क्या होता है कि सूफिज़म जो होता है वो लोग एसेटिसिज्म को एक्सट्रीम फॉर्म में ले जाते हैं. इसके हम लोगों ने पहले पार्ट्स में डिस्कस किया है. एसेटिसिज्म व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट नैनार्स, है ना, कराईकल की जब हम लोगों ने बात करी थी तो आपने देखा था कि उन्होंने भगवान शिव को डिवोटी बनी और शी टुक एक्सट्रीम पाथ ऑफ एसेटिज्म. मतलब कुछ भी आपको दुनिया को रिनाउंस कर देना है, चीज़ों को मटेरियलिस्टिकली आपको यूज़ नहीं करना है, आप एक संन्यास वाला जीवन स्टार्ट कर देते हो. सन्यासी लाइफ, है ना, लाइफ ऑफ अ सेज, ऑफ अ सेंट, विच इज़ डिवॉइड ऑफ एनी मटीरियलिस्टिक थिंग ऑफ दिस वर्ल्ड विच इज़ माया. सेम केस यहाँ पर भी होता है सूफिज़म में भी. ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टार्ट होगा क्योंकि कैलिफेट ने क्या किया था, मटेरियलिज्म स्टार्ट हो गया था. कैलिफेट के में भी जब पावर आपके पास लगातार रहती है तो मैंने कहा था यू टर्न करप्ट. तो एट द पॉइंट ऑफ टाइम रिलीजियस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैलिफा के पास, जो खलीफा था कैलिफेट, उसके पास ज़्यादा पावर आ गई थी तो वो अपने आप को सबसे इम्पॉर्टेंट समझने लगा था. तो इसी वजह से इसी के प्रोटेस्ट में सूफिज़म स्टार्टेड, जिन्होंने एसेटिसिज्म और मिस्टिसिज्म की बात करी. दे वर क्रिटिकल ऑफ द डॉगमैटिक डेफिनेशंस ऑफ स्कोलास्टिक मेथड्स ऑफ इंटरप्रेटिंग द कुरान एंड सुन्ना ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट एडॉप्टेड बाय थियोलॉजियंस. अब इसका मतलब क्या हुआ, इन लोगों ने कहा कि जो एक डेफिनेशन बना के रखी हुई है कुरान में, कि कुरान में ऐसा बोला गया है दैट दे पीपल आर टेकिंग इट एज इट इज़ वर्बैटिम, कि जो बोला गया है उसी को हमको मानना है. और सुन्ना ट्रेडिशन, दैट इज़ ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट. जो थियोलॉजियंस होते हैं, जो रिलीजन को फॉलो करते हैं, जो रिलीजियस लीडर्स होंगे, इन लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है और इसी की वजह से डाउनफॉल हो रहा है. व्हाट दे मेंट वाज कि कई सारी चीज़ें बुक में लिखी होती हैं बट उनका इंटरप्रिटेशन डायरेक्टली एज इट इज़ नहीं होता है. इट इज़ ओपन टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस बाय डिफरेंट पीपल. साथ ही साथ उन लोगों ने कहा कि हमको अगर सैल्वेशन चाहिए, है ना, सैल्वेशन, अब उर्दू में उसका अलग टर्म होगा बट इन हिंदी अगर हम इसको समझें तो मोक्ष अगर हमें चाहिए तो इंटेंस डिवोशन एंड लव फॉर द गॉड बाय फॉलोइंग हिज कमांड्स एंड बाय फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद. तो इस तरीके का जो आपने भक्ति ट्रेडिशन में चीज़ें देखी थी, सेम बात आप देखिए सूफीज़ में भी हो रही हैं. उन्होंने भी भक्ति ट्रेडिशन में क्या कहा था कि अगर हमें भगवान से कनेक्ट होना है, इफ़ वी वांट टू लव गॉड, इफ़ वी वांट टू कनेक्ट विद गॉड, द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज डिवोशन एंड सेल्फ सरेंडर एंड ट्रू लव. तो आप जब ये सारी चीज़ें करोगे तो अपने आप यू विल कनेक्ट विद गॉड और एलैबोरेट रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो यहाँ पर भी इन्होंने बोला कि डिवोशन करेंगे इफ़ यू हैव लव फॉर गॉड, और साथ ही साथ आप उनके कमांड्स को फॉलो करोगे कि अगर भगवान ने कहा है या फिर अल्लाह ने कहा है कि हमको इस तरीके की चीज़ें करनी है तो वो हम जब करेंगे तो अपने आप वी विल बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग. अब अल्लाह ने कहा है या फिर भगवान ने कहा है, हैज़ टू कम फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, नॉट सम पर्सन रिलीजियस लीडर. देखिए कई बार क्या होता है कि कोई रिलीजियस अथॉरिटी होती है, वो अपने आप को कंसिडर करती है कि मैंने इंटरप्रिटेशन किया है और मैं ही सही हूँ. तो वो चीज़ क्या होता है, वो अपने पर्सनल मोटिव्स और पर्सनल पर्सपेक्टिव्स ले आते हैं और ओरिजिनल बात डाइवर्ट हो जाती है. तो सेम चीज़ यहाँ पर भी बोली गई थी कि आपको जो एक्चुअल में चीज़ें हैं फ्रॉम अथॉरिटी, जो स्क्रिप्चर्स में दिया है उसको समझना है, देन
ओनली यू शुड देन ओनली यू विल बिकम अ गुड ह्यूमन। तो सूफीज़ ने क्या कहा? सूफीज़ ने कहा कि कुरान का जो इंटरप्रिटेशन है वो हम लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड करते हैं, कि हमने कोई बात उससे सीखी और फिर उसको अपने पर्सनल चीज़ों में ऑब्जर्व किया, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ क्या बात कही गई है एंड व्हाट इज़ राइट। देन खनकाज एंड सिलसिलास, अब स्टार्ट करते हैं। तो खनकाज एंड सिलसिलास की जब आप बात करोगे तो आप देखोगे कि खनकाज और सिलसिला क्या था, कि सूफीज़म में एक चीज़ स्टार्ट हुई, बॉडी ऑफ लिटरेचर ऑन कुरानिक स्टडीज़ एंड सूफ़ी प्रैक्टिसेस। तो लिटरेचर ऑन कुरानिक स्टडीज़ मतलब कुरान को पढ़ो, उसको समझो, देन उसके इंटरप्रिटेशंस आप लिखो और लोगों तक पहुंचाओ। ये काम था सूफीज़ का, सो दैट दे कैन टेल पीपल, दे कैन मेक पीपल अवेयर अबाउट गुड थिंग्स मैंशनड इन कुरान। इस तरीके की चीज़ें थी। तो सूफीज़ ने क्या किया, इसके लिए कम्युनिटीज़ को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, जिसका नाम था खनका। खनका क्या होता था कि एक जगह होती थी जहाँ पर लोग आते थे, स्टे करते थे, रुकते थे, और वहाँ का जो हेड होता था उसको बोलते थे शेख, है ना, शेख बोलते थे या फिर पीर बोलते थे, मुर्शीद, ये सारे टर्म्स यूज़ होते थे। तो जब ये सारे टर्म्स यूज़ होते थे तो दीज टर्म्स डिनोटेड कि दैट पर्सन वाज एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस लीडर, जो वहाँ को लीड कर रहा है, उस जगह को लीड कर रहा है। तो खनका में शेख होता था, टीचिंग मास्टर, है ना, उसका नाम था शेख इन अराबिक, या फिर और क्या कह सकते थे, पीर और मुर्शीद। उसके डिसाइपल्स होते थे और वो अपना सक्सेसर अपॉइंट करता था, नोन एज खलीफा। डिसाइपल्स को कहते थे मुरीद, पीर मुरीद। तो आप देखोगे, आपने टर्म कई बार सुना होगा, पीर एंड मुरीद। पीर का मतलब होता है गुरु, मुरीद का मतलब होता है डिसाइपल, शिष्य जिसे कहते हैं। गुरु और शिष्य बोलते हैं, परंपरा हम लोगों के इंडिया में होता था गुरुकुल में भी, कि आप गुरु शिष्य परंपरा देखते थे। गुरु ने अपनी कुछ बातें बताई, शिष्य को ट्रांसफ़र किया, शिष्य उन बातों को आगे कंटिन्यू कर रहा है, और वो अपना फर्दर, जब वो एक हायर स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंच गया तो वो गुरु बन जाएगा, एंड देन ही विल टेक डिसाइपल्स, शिष्य। सेम केस यहाँ पर भी है, पीर एंड मुरीद। ही वॉज गुरु, पीर वॉज गुरु, मुरीद वर डिसाइपल्स, शिष्य। तो ये क्या होता है, वहाँ पे लोग बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा कि सूफ़ी सिलसिलाज स्टार्ट हो जाएंगे। सिलसिला का मतलब होता है, सूफ़ी सिलसिला की जब हम बात करें, कि एक ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ किसी पर्टिकुलर लीडर से और वो ट्रेडिशन कंटिन्यू होता चला गया। जैसे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट, या फिर जो इनकी नाम आपने सुना होगा, चिश्ती है ना, चिश्ती सिलसिला। तो आप इसमें देखो कि क्या हुआ कि जो एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया। पीर थे इम्पॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट वो इसको इस्टेब्लिश करेंगे। उनके फॉलोअर्स इसमें उनकी बात सुनेंगे, उनको समझेंगे, और उस हेड के जो हेड होंगे, ही विल अपॉइंट समवन एज खलीफा, अपना सक्सेसर। देन वो सक्सेसर आगे चल के अपना सक्सेसर अपॉइंट करेगा। इस तरीके से ये ट्रेडिशन कंटिन्यू होता रहेगा, सिलसिला कंटिन्यू होता रहेगा, जस्ट लाइक अ चेन। तो सिलसिला का मतलब होता है आपका एक चेन, ठीक। तो इस तरीके की आपकी सारी चीज़ें कंटिन्यूअस एक लिंक बना रहेगा, मास्टर से लेकर डिसाइपल, जो स्टार्टिंग होगा आपका और एंड तक चलता रहेगा, जब तक वो कंटिन्यू होगा। और इनिशिएशन के लिए स्पेशल रिचुअल्स होते हैं। इनिशिएशन का मतलब होता है जब गुरु किसी को, जब पीर या गुरु अपने डिसाइपल या मुरीद को इनिशिएट करता है कि हाँ अब आप हमसे सीख सकते हो, नाउ यू आर एट सम लेवल ऑफ लर्निंग। क्योंकि जब आप पहली बार जाते हो या फिर पहली बार कोई पहुंचता है, तो दैट पर्सन इज़ नॉट एट दैट कैपेबिलिटी लेवल, उसका वो नहीं होगा ना स्पिरिचुअली। तो स्पिरिचुअली उसको समझने के लिए कई सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ओवर द टाइम इट विल टेक सम मंथ्स, ईयर्स। उसके बाद गुरु इनिशिएट करेगा, और इनिशिएशन में कुछ प्रोसेस होगा, जैसे ओथ ऑफ एलिजेंस, एक पैच्ड गारमेंट, और शेविंग देयर हेयर, बालों को शेव करना। देखो आपने देखा होगा कई जगह बालों को शेव करना इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब आप बाल को पहली बार शेव करते हो, यू आर शेडिंग योर ओन ईगो, क्योंकि हेयर सिम्बलाइजेज ईगो। किसी भी आप रिलीजन की बात करो तो हेयर ईगो सिम्बलाइज करते हैं। सबसे पहले अपनी आप ईगो छोड़ते हो, यू आर शेडिंग योर ईगो, एंड देन यू आर बिकमिंग समवंस डिसाइपल। क्योंकि अगर आपके अंदर ईगो होगी,
कि हम सबसे बड़े हैं, तो हाउ कैन यू बिकम समवंस डिसाइपल। तो इसलिए इस तरीके के काम होते हैं। देन जब शेख की डेथ होती थी तो वहाँ पर जहाँ पर शेख रहते थे वहाँ पर दरगाह बना दी जाती थी, जिसको लोग पिलग्रिमेज सेंटर की तरह विजिट करते थे, और वहाँ पर ज़ियारत होती थी जिस उनकी डेथ एनिवर्सरी पर, या तो उसको बोलते हैं उर्स, आपने कई जगह सुना होगा उर्स, है ना। तो वो उनकी डेथ एनिवर्सरी होती थी उनकी डेथ प्लेस पर, और टूम श्राइन पर दरगाह बन जाती थी और लोग पिलग्रिमेज के लिए विज़िट करते थे कि ये एक पर्टिकुलर सेंट थे, बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन थे, बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल पर्सन, तो इनकी दरगाह पे जाना चाहिए, हमें कुछ सीखने को मिलेगा। इस तरीके के पर्सपेक्टिव से मुस्लिम्स वहाँ पर जाते थे और उन चीज़ों को काफ़ी रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते थे। फिर आप देखोगे वहाँ पर आप जाते थे तो लोग मटेरियल बेनिफिट्स एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स इस तरीके से लोग मांगते थे कि हमारे लिए ये कर दीजिए, हमारे लिए अच्छे से कर दीजिए, है ना, हमारे फैमिली को अच्छा कर दीजिए, किसी की तबीयत नहीं सही है, समबडी इज़ इल, समबडी इज़ नॉट वेल, उसको सही कर दीजिए। इस तरीके की कई सारी चीज़ें होती रहती थी, ये आज भी होती हैं, आपको भी पता होगा, आसपास यू कैन सी थिंग्स। तो इस तरीके की हर रिलीजन में चीज़ें चलती हैं। देन आउटसाइड खनका, अब क्या होता था कि धीरे धीरे खनका में उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने कहा कि जो सूफ़ी ट्रेडिशन चल रहा है ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और एसेटिसिज्म इसमें अच्छे से नहीं है, तो कुछ यहाँ पर कुछ लोगों ने स्टार्ट किया अपना एकदम एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिसिज्म और रिचुअल्स को इग्नोर करना। तो सूफिज़म में भी आप देखोगे एक एक्सट्रीमिटी आ जाती है कुछ सेक्ट में, कुछ सूफ़ी ट्रेडिशंस में, कुछ सूफ़ी सिलसिलाज में, जिनमें वो लोग एक्सट्रीम एसेटिसिज्म को फॉलो करने लगते हैं। इसमें कलंदर्स, मदारी, मलंग एंड हैदरीज, ये आपके इम्पॉर्टेंट नाम हैं जो एक्सट्रीम एसेटिसिज्म फॉलो करते थे सूफिज़म में, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये शरिया लॉ को भी डिफाई करेंगे, क्योंकि इनका पर्पस था कि हम एक्सट्रीम एसेटिसिज्म करेंगे, वी विल बी रिनाउंस्ड फ्रॉम द वर्ल्ड कम्प्लीटली। तो इनको बोला जाता था बेशरिया, जो शरिया को फॉलो ना करे बेशरिया, और जो शरिया को फॉलो करते थे सूफी ट्रेडिशंस इनके पहले वाले, दोज वर नोन एज दी बाशरिया। तो बेशरिया एंड बाशरिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो जो फॉलो नहीं करता है शरिया लॉ को वो बेशरियास थे। फिर आप देखोगे चिश्तीज़ इन दी सब कॉन्टिनेंट, तो सबसे ज़्यादा एक चिश्तीज़ की यहाँ पर बात अलग से क्यों करी गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट सूफ़ी सिलसिला इंडिया में अपनी एक्सपैंड करता है, अपनी पहुँच बनाता है, द वन ऑफ दोज वॉज चिश्तीज़। तो ये कहाँ से आए थे, ये आपके चिश्त है अफ़गानिस्तान में, वहाँ से आए थे। चिश्त एक जगह है अफ़गानिस्तान में। दीज सूफ़ीज़ केम फ्रॉम दैट प्लेस, और इंडिया में कब आते हैं, 12th सेंचुरी में माइग्रेट करते हैं, और साथ ही कई सारे यहाँ के भी डिवोशनल फीचर्स को अडाप्ट कर लेते हैं, अपने फीचर्स भी लेकर आते हैं और यहाँ के फीचर्स को भी अडाप्ट कर लेते हैं। अब आप देखोगे कि लाइफ इन चिश्ती खनका कि कैसे वहाँ पर चीज़ें थी। तो आप इस तरीके से देखो कि खनका में मैंने आपको बताया कि एक गुरु होते थे, पीर बोलते थे, और उनके साथ मुरीद, डिसाइपल्स, डिवोटीज सब आते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनसे डिस्कशन करते थे, उनसे ज्ञान लेते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे, जो भी उस सेंस का होता था उस तरीके की चीज़ें खनका में होती थी। वहाँ पर एक सोशल लाइफ का सेंटर था, लोग आ रहे हैं, लोग उनसे बातें सीख रहे हैं, लोग उनका आशीर्वाद ले रहे हैं फॉर देयर ओन स्पिरिचुअल एंड मटीरियल बेनिफिट्स। और साथ ही साथ इस खनका में आप देखोगे कि शेख निज़ामुद्दीन की जब हम बात करते हैं, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ये चिश्ती खनका, चिश्ती सिलसिला को बिलोंग करते थे। तो 14th सेंचुरी में इनका जो खनका था ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन घियासपुर। दिस यू शुड नो बिकॉज ये कई सारे एग्जाम्स में MCQs में पूछ सकते हैं कि हॉस्पिटल्स कह रहा हूँ, खनका जो आपका था वो बैंक ऑफ रिवर यमुना इन घियासपुर। फिर आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर कैसा था कि कई सारे छोटे बड़े रूम्स बने थे और एक बड़ा सा हॉल बना था, जमात खाना, है ना। जमात खाना, जमात में मतलब होता है एक ग्रुप का इकट्ठा होना, तो जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे दैट वाज नोन एज जमात खाना। वेयर द इनमेट्स लिव्ड एंड प्रेड, वहाँ पर रहते भी थे और प्रे भी करते थे। द इनमेट्स इंक्लूडेड फैमिली मेम्बर्स ऑफ द शेख, हिज अटेंडेंट्स एंड डिसाइपल्स। सॉरी।
तो इनमेट्स इंक्लूडेड विजिटर्स लिव्ड एंड प्रेड, और इनमेट्स वहाँ पर फैमिली जो शेख की रहती थी, जनरली ये लोग मैरिड होते थे, कई बार अनमैरिड होते थे, क्योंकि आपने देखा जो एक्सट्रीम एसेटिसिज्म कर रहे थे बेशरिया, दोज वर पीपल हु वर जनरली अनमैरिड, और इनके अटेंडेंट्स और डिसाइपल्स यहीं पर रहते थे ताकि एक पूरा वो चीज़ चलती रहे, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए कि जब कोई मिलने आया है, कोई रेस्ट करने आया है, कोई कुछ भी करने आया है, तो दैट पर्सन कैन बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड शुड बी गिवन अ प्लेस ऑफ रेस्ट, और खाने पीने की सारी चीज़ें, इस तरीके का काम चलता था। साथ ही साथ एक वरांडा सराउंड बाय कोर्टयार्ड एंड अ बाउंड्री वॉल रैन अराउंड दी कॉम्प्लेक्स, तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा, आप देखोगे उसको, और जो है उस स्ट्रक्चर में यहाँ पर हो सकता है कि खनका हो, यहाँ पर आपका गार्डन हो, उस तरीके का जो भी पूरा स्ट्रक्चर होगा आपका अकॉर्डिंग टू एट दैट पॉइंट ऑफ आर्किटेक्चर जो चलता था, उस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देन यहाँ पर आप देखोगे मेजर टीचर्स ऑफ दी चिश्ती सिलसिला, मेजर जो सूफी टीचर्स थे, तो सबसे पहले आप देखोगे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गजे शकर, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ये सबसे फेमस आपने देखा होगा, और नसरुद्दीन चिरागे दहलवी। दहली है और दहलवी भी होता है, क्योंकि दिल्ली में रहते थे इसलिए दहली और दहलवी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हो कि ये 5 इम्पॉर्टेंट हैं चिश्ती सिलसिला के टीचर्स, मोइनुद्दीन चिश्ती से लेकर चिरागे दहलवी तक, ये 5 आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। देन फिर आप देखोगे कि वहाँ पर एक ओपन किचन होता था लंगर के लिए, जिसमें चैरिटी के वाला काम चलता था कि लोग आ रहे हैं उनको खाना खिलाना है विदाउट चार्जिंग एनी मनी, तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर कंटिन्यू होती रहती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सोल्जर्स भी आ रहे हैं, स्लेव्स भी आ रहे हैं, सिंगर आ रहे हैं, मर्चेंट्स आ रहे हैं, पोएट्स, ट्रैवलर्स, हिंदू योगीज एंड कलंदर्स, कोई चीज़ सीखने आ रहा है, कोई चीज़ किसी को बुलाया गया है फॉर डिससेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन, कुछ किसी को बुलाया गया सिखाने के लिए, तो इस तरीके से पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ वर प्रेजेंट देयर। फिर आप देखोगे पोएट सच एज अमीर हसन सिजी एंड अमीर खुसरो एंड द कोर्ट हिस्टोरियन जियाउद्दीन बरानी, इन्होंने शेख निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में लिखा, और इन्होंने भी बताया कि क्या वहाँ पर चीज़ें होती हैं कि शेख जब कोई आता है तो उसको पानी ऑफ़र करते हैं, और जो इनिशिएट करने वाला होता है उसका हेड शेव करवाया जाता है, और योगिक एक्सरसाइज दैट इज़ योगा इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड। अब आप ये देखिए, लोग इसको एक रिलीजन से रिलेट करते हैं योगा को, कि योगा बिलोंग्स टू हिंदुइज्म, बट योगा इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज किसी एक रिलीजन को थोड़ा बिलोंग करती है। एक्सरसाइज इज एक्सरसाइजिंग योर बॉडी। इफ़ यू आर अ ह्यूमन बीइंग यू रिक्वायर सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, यू कैनॉट रिलेट। हाँ, उसके ओरिजिन्स किस एक पर्टिकुलर टर्म से धर्म से हुए हैं, रिलीजन से हुए हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसी तरीके के लोग फॉलो करते हैं। तो आप एक्सरसाइज करते हो तो दैट इज़ फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, नॉट कि ये हिंदूज़ का है या फिर इसको मुस्लिम्स नहीं कर सकते, सिख कर सकते हैं, है ना, बुद्धिस्ट नहीं कर सकते। शाओलिन मंक, आपको पता है बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, शाओलिन। तो कंगफू लर्न सीखना, कंगफू इज़ मार्शल आर्ट्स तो है, बट कंगफू बिफोर इट इज़ अ मार्शल आर्ट इट इज़ अब एक्सरसाइज, है ना, बॉडी के लिए है वो एक्सरसाइज। मार्शल आर्ट्स का क्या मतलब होता है? मार्शल का मतलब होता है फ्रॉम फिजिकल, जो आपकी बॉडी से रिलेटेड हो, और आर्ट्स का मतलब जो आपकी बॉडी से आर्ट हो, तो मार्शल आर्ट्स हो गया आपका टर्म। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें एक्सरसाइजेज हैं आपकी, नॉट रिलेटेड टू एनी टर्म। हाँ, किसी एक जगह ओरिजिन होता है इसलिए उनको रिलेट कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पे देखो योगा भी हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं ताकि जो लोकल कल्चर है उसको भी अडेप्ट किया जा सके। फिर आप देखोगे शेख निज़ामुद्दीन ने कई सारे सक्सेसर्स को अपॉइंट किया और अलग अलग रीजन्स में भेजा कि आप जाओ और इस ट्रेडिशन को एक्सपैंड करो। फिर आप देखोगे चिश्ती डिवोशनलिज्म, ज़ियारत एंड कवाली। ज़ियारत क्या होता है अभी हम लोगों ने पढ़ा था, पिलग्रिमेज, दरगाह बनती है किसी सूफ़ी सेंट की जो बहुत ही रिनाउंस होते हैं, रिनोन्ड होते हैं, और जो बातें रखते हैं लोग उनको समझते हैं, लोग उनको मानते हैं, तो उनकी दरगाह पे लोग पिलग्रिमेज करने जब जाते हैं दैट इज़ नोन एज ज़ियारत। और ये होता है कि हम जाएं, हम एज इन लोग जो जा रहे हैं, सूफ़ी जो गुरु हैं उनकी बरकत लेने,
ग्रेस, उनका आशीर्वाद लेने। देखिए हमने आशीर्वाद टर्म यूज़ किया था, यहाँ पर क्या लिखा है, बरकत, है ना, बरकत जिसे बोलते हैं, बरकत रहे। इसका मतलब एक आशीर्वाद रहे जिससे चीज़ें सही रहें। तो आशीर्वाद आप किसका लेते हो, आशीर्वाद ऐसे पर्सन का लेते हो जिसको यू थिंक कि ही इज़ केपेबल ऑफ समथिंग, है ना। किसी टीचर का भी हो सकता है, पेरेंट्स का होता है, भगवान का होता है। लेकिन जब आप भगवान और उसकी हम बात अलग कर दें, आप किसी भी पर्सन की अगर बात करो कि आपसे बड़ा है, छोटा है, तो आप उसका आशीर्वाद लेते हो या उससे आप एक्सपेक्ट करते हो कि ब्लेसिंग्स देगा जो आपसे बड़ा होगा और जो आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होल्ड करता है, क्वालिटीज़ जो उसको एक यूनिक बनाती हैं किसी और से। तो माइट बी अ टीचर, माइट बी पेरेंट्स, माइट बी समवन एल्स फ्रॉम अदर वॉक ऑफ लाइफ। तो वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन पर्सन कैसा कहाँ पे मिला है। कई बार हम लोग होते हैं अननोइंगली, हम लोगों को हर जगह अलग अलग चीज़ लोग मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से चीज़ें सीखते हो। इस तरीके की बातें रहती हैं। देन फिर आप देखोगे सबसे ज़्यादा इसमें जो रिवेयर्ड शाइन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, पॉपुलरली नोन एज गरीब नवाज, दैट इज़ कम्फर्टर ऑफ द पुअर। मतलब जो पुअर लोग थे, गरीब लोग थे, उनकी हेल्प करते थे, उनको समझते थे, उनके सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स के देते थे। देन द अर्लीस्ट टेक्सचुअल रेफरेंस टू ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह डेट टू द 14th century. It was evidently popular because of the austerity and piety of its sheikh, the greatness of his spiritual successors and the patronage of royal visitors. तो अब आप देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी जो बात हो रही है, तो इनकी जो दरगाह है वो पॉपुलर क्यों है, उसका पर्पस सिर्फ ये है कि मैंने आपको बताया ना, लोग समझते हैं कि किसी एक पर्सन के अंदर ऐसी क्वालिटी है कि वो लोगों को प्रॉब्लम से निकाल सकता है। ठीक है, ऐसा कोई अगर हो तो प्लीज़ कमेंट में आप लिखना, अगर आप ये लाइन सुन रहे हो कि आपको ऐसा कोई लगता है आपकी लाइफ में, फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो आप लिखो और बताओ मुझे। ठीक है, देन तो आपको लगता है कि वो जो है हेल्प करेगा, चीज़ों को समझेगा, सॉल्व करेगा, इस वजह से वो प्योर इंसान है, वो पर्सन ऐसा है कि वो चीज़ों को सही समझता है। तो आप इस तरीके से उन चीज़ों को देखते हो। साथ ही साथ रॉयल विजिटर्स, क्योंकि जब रूलर्स एंड किंग्स विल ऑब्जर्व दीज पीपल कि उनका कितनी ज़्यादा वैल्यू है लोगों में, पब्लिक में, तो उनको तो आना ही है क्योंकि दे वांट टू कंटिन्यू देयर पावर। साथ ही साथ एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट भी होती है। तो आप देखोगे यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान, नॉट वन ऑफ द फर्स्ट, ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट द श्राइन एंड अर्लीस्ट कंस्ट्रक्शन टू हाउस द टूम वॉज फंडेड इन लेट 15th century बाय सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ऑफ मालवा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी, इसमें सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो फर्स्ट सुल्तान था जो गया, और इसके बाद जो वहाँ पर पहला कंस्ट्रक्शन होता है टूम्ब के आसपास ताकि उसको और अच्छा स्ट्रक्चर दिया जा सके, वो करवाता है सुल्तान गियासुद्दीन खलजी लेट 15th century में। तब आप देख रहे हो कि कैसे ये लोग सपोर्ट करते हैं सूफ़ी लीडर्स को, है ना, इस सूफ़ी गुरु को। क्यों? क्योंकि उनको एक ब्लेसिंग चाहिए और उनको अपना एक बेनिफिट है इस सेंस में कि पब्लिक सूफ़ी गुरु को मानती है, तो अगर सूफ़ी गुरु हमें मानेंगे या हमें आशीर्वाद देंगे, हमें बरकत देंगे, तो वी विल ऑल्सो बी लव्ड बाय आर पीपल एंड सब्जेक्ट्स। फिर अकबर जो था, अकबर आपने देखा है, अकबर तो ही वेंट देयर 14 times, समटाइम्स 2 or 3 times a year। तो अकबर तो इतना ज़्यादा डिवोटेड था कि वो 14 times जा चुका था अपने क्या कहते हैं रूलिंग टाइम पीरियड में। तब आप ये सारी चीज़ें देखो कि किस तरीके से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, और उनका जो है कॉन्क्वेस्ट के पहले कभी अकबर चला गया, कभी उसको लगा कि उन्होंने कोई प्रॉमिस किया। आप प्रॉमिस करते हो ना भगवान से भी, आप जैसे प्रॉमिस करते हो या फिर कहते हो कि भगवान मेरा काम आप कर देना और जो है मैं आपको लड्डू चढ़ाऊँगा, तो इस तरीके की सारी चीज़ें आती रहती हैं। यहाँ पर भी सेम चीज़ें चल रही थी कि बर्थ ऑफ सन्स, तो राजकुमार हो जाएं, लड़के हो जाएं, इस तरीके की सारी चीज़ें यहाँ पर कंटिन्यूड रहती हैं। फिर आप देखोगे कंस्ट्रक्शन ऑफ दरगाह कर देता है कोई, उसकी विश पूरी हो जाती है। साथ ही साथ ज़ियारत में क्या होता है, यूज़ ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। ज़ियारत मैंने आपको बताया, ज़ियारत क्या होता है, पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज, ठीक है। पिलग्रिमेज में पीपल विजिट
कि वहाँ पर जाएंगे, मत्था टेकेंगे और आशीर्वाद लेंगे। तो पार्ट ऑफ ज़ियारत में क्या होगा, म्यूज़िक एंड डांस भी होगा, साथ ही साथ जो मिस्टिकल चैंट्स होंगी, जैसे हम लोगों के हिंदू धर्म में वी हैव श्लोक्स, तो उसी तरीके से सूफी ट्रेडिशन में भी मिस्टिकल चैंट्स होती हैं जो स्पेशली ट्रेंड म्यूजिशियंस और कव्वाल गाते हैं या फिर सुनाते हैं बोल के, तो सब लोग उनको सुनते हैं। जैसे आपने एक चीज़ देखी होगी बजरंगी भाईजान मूवी में, व्हेन बजरंगी भाईजान टेक्स मुन्नी पाकिस्तान के दरगाह पे, जहाँ पर वो रिकॉर्ड कर रहा होता है नवाजुद्दीन शरीफ के साथ, तो अदनान सामी इज़ प्लेइंग क्या कहते हैं कव्वाल का रोल, और वो एक गाना गा रहा है, वो गाना मुझे याद नहीं आ रहा है, कव्वाली एक गा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो उस जगह पर प्रेज कर रहा है उस पर्टिकुलर सेंट को, जो सूफी सेंट थे, सूफी संत थे, उनको प्रेज कर रहा है। और इसी तरीके की चीज़ें वहाँ पर भी होती थी कि मिस्टिकल चैंट्स होता था, म्यूज़िक एंड डांस, तो ये सारी चीज़ें होती थी। ये सब ज़ियारत का पार्ट था। तो सूफीज़ रिमेंबर गॉड इधर बाय रिसाइटिंग द जिक्र मतलब होता है मेंशन करना, द डिवाइन नेम्स और इवोकिंग हिज प्रेजेंस थ्रू समा बांधना। आपने सुना होगा समा का मतलब होता है ऑडिशन। ऑडिशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप किसी चीज़ के लिए ऑडिशन कर रहे हो, ऑडिशन का मतलब होता है यू आर परफॉर्मिंग और प्लेइंग समथिंग। तो समा गुरु एक आपका जो टर्म है ये, तो ज़ियारत में आपका क्या होगा, कव्वाली होगी, है ना, म्यूज़िक और डांस होगा। बारिश होने लगी। देन जिक्र होगा, आपका मतलब अल्लाह का नाम लेंगे या फिर जो सेंट है उनका नाम लेंगे, अच्छी बातें करेंगे। और समा बांधा जाएगा, दैट इज़ ऑडिशन मतलब परफॉर्मेंस ऑफ प्लेज एंड म्यूज़िक। इस तरीके की सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, ये सारी चीज़ें इलेबरेट रिचुअल होगा, तो ये हेल्प करेगा चीज़ों को समझने के लिए और वहाँ पर उसको कंटिन्यू रखेगा ट्रेडिशन। क्योंकि म्यूज़िक के फॉर्म में, डांस के फॉर्म में व्हेन यू एक्सप्रेस थिंग्स, तो वो चीज़ें ज़्यादा दिनों तक कंटिन्यूड रहती हैं। तो इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को गाना गा के पढ़ाया करूँ, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो अब आपको इतना चीज़ क्लियर हो गई होगी। देन अब हम आगे देखते हैं, इसमें आगे लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेशन। तो अब आप देखोगे कि जो समा था वो चिश्तीज़ ने लोकल लैंग्वेजेस में अडॉप्ट किया था। साथ ही साथ आप देखोगे कि हिंदावी उस समय बोली जाती थी, जो लोकल लैंग्वेज की, लोकल लोगों की लैंग्वेज थी, उसमें भी वो समा बांधना, है ना, कव्वाली करना, ये सारी चीज़ें करते थे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया भक्ति ट्रेडिशन में भी यही था, सेम चीज़ यहाँ पर भी थी कि व्हेन विल यू मेक पीपल अवेयर कि हाँ ये चीज़ हो रही है। और किस लैंग्वेज में करोगे आप? ऐसी लैंग्वेज में करोगे जो एलिट लोग बोलते हैं, या फिर लोकल लैंग्वेज में। ऑब्वियसली यू विल कन्वर्स इन लोकल लैंग्वेज, यू विल डिस्प्ले, यू विल क्या कहते हैं, शो योर टैलेंट, यू विल शो समथिंग, या फिर डिपिक्ट, और जो भी आप प्रोपोगेट करोगे दैट विल बी इन लोकल लैंग्वेज। तो आप ये देखो यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज था उसका भी इंपॉर्टेंस यहाँ पर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ करोगे जो लोकल लोग बोलते ही नहीं है, तो हाउ विल यू कन्वे योर मैसेज? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। फिर आप देखोगे लंबी एक पोएम्स बनती हैं ना, मसनवीज जिनको बोलते हैं, जिसमें डिवाइन लव की बात करते हैं। प्रेम आख्यान, लव स्टोरी, पद्मावत कंपोज करी जाती है, लव स्टोरी ऑफ पद्मिनी एंड रत्नसेन, किंग ऑफ चित्तौड़। इस तरीके की सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है, ये आइडियाज़ डिसेमिनेट करने के लिए, लोगों में बातें स्प्रेड करने के लिए, इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप देखोगे इन सब में लोकल लैंग्वेज का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। फिर बीजापुर और कर्नाटका में जब सूफी पोइट्री की बात होगी, तो वहाँ पर दक्खनी लैंग्वेज यूज़ होगी। दक्खनी क्या है? वैरायटी ऑफ उर्दू, अ वेरिएंट ऑफ उर्दू। जो सूफी सेंट चिश्ती ऑर्डर के कर्नाटका में रहते थे, उन लोगों ने उर्दू का एक सदर्न वर्जन स्टार्ट किया, दक्खनी। उसमें इन लोगों ने पोइट्री अपनी स्टार्ट कर दी, फिर समझाने के लिए कि क्या सारी बातें उनको कन्वे करनी है। और दीज जो लिखा भी है यहाँ पर, पोएम्स पर प्रोबेबली संग बाय विमेन, जब अपना घर के काम करते हैं, तो आपने देखा होगा दादी लोग या फिर मम्मी लोग अभी पुराने गाने कंटिन्यू करती रहती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो आपने देखा होगा कि पुराने गाने मम्मी लोग और क्या कहते हैं दादी लोग, नानी लोग गाते रहते थे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी क्या होता था कि ऐसा तो आपका म्यूज़िक का था नहीं। व्हेन पीपल यूज टू विजिट सम दरगाह फॉर जियारत, फॉर पिलग्रिमेज, तो वो क्या करेंगे कि वो वहाँ से गाने सुनकर आएंगे, उसी के धुन, उसी के लिरिक्स
गुनगुनाएंगे तो ये सारे काम धीरे धीरे काम करते हो जाएंगे, तो एक पैटर्न बन जाएगा और इस तरीके से चीज़ें और स्प्रेड होती हैं। लल्लबाइज जैसे आप सुनते हो, छोटे में बच्चों को मम्मी सुनाती हैं कि कोई भगवान की कहानी सुना रही हैं, कोई प्रेयर सुना रही हैं लल्लबाई के फॉर्म में टू मेक देम स्लीप। तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी होंगी कि जो आप सीख कर आओगे आप उसको कहीं ना कहीं कंटिन्यू करोगे, और अगर लोकल ट्रेडिशन में लोकल लैंग्वेज में होगा तो वो ज़्यादा चीज़ और स्प्रेड होगी, बिकॉज लोग जो लोकल होंगे लेवल पे उसको समझेंगे और उसको यूज़ करेंगे। देन फिर आपने देखा था कि कन्नड़ में वाचन और ये सारी चीज़ें हो रही थी, मराठी में अभंग, है ना। ये सारी चीज़ें इंस्पायर्ड बाय भक्ति ट्रेडिशन ही है। तो वचन और अभंग ये आपका भक्ति ट्रेडिशन का पार्ट था, है ना, कर्नाटका में और मराठी में। तो कर्नाटका एंड मराठी में जो कन्नड़ का वचन और अभंग ऑफ मराठी था, इन्हीं से इंस्पायर होकर ये चिश्तीज़ ने या फिर सूफी ट्रेडिशन में सारी चीज़ें हुई कि हम लोकल लैंग्वेज में लोगों को अपनी बातें कन्वे करें थ्रू म्यूज़िक एंड डांस। इस तरीके की सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। फिर आप देखोगे सूफीज़ एंड दी स्टेट। अब इसमें क्या होता है कि जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि इनको भी कंटिन्यू करने के लिए दे रिक्वायर सम फंडिंग, और फंडिंग कहाँ से आएगी? फंडिंग आएगी फ्रॉम दी रॉयल पैटर्नेज या फिर स्टेट। जो रूलर होगा अगर वो फंडिंग करेगा, वो लैंड प्रोवाइड करेगा, देन ओनली खनकाज और दरगाह पे बहुत ज़्यादा काम हो पाएगा, इन्वेस्टमेंट हो पाएगा, और उससे लोगों को पहुंचाने के लिए, लोगों को समझने के लिए कई सारी चीज़ें कर पाएंगे। अगर सूफीज़ के पास रहने की जगह अच्छी होगी और खाने के लिए दे विल हैव सम लैंड, तो उससे क्या होगा कि वो लोग अपना काम सिर्फ डिवोशन में और उन चीज़ों में प्रमोट करने के लिए लगा पाएंगे। तो आप इसी तरीके से देखोगे कि सुल्तान्स ने धीरे धीरे क्या किया, सुल्तान्स ने औकफ सेटअप किए, चैरिटेबल ट्रस्ट, ताकि इनसे जो टैक्स आए, इनसे जो ट्रस्ट में पैसा आए, है ना, और टैक्स फ्री लैंड दी कि इन लैंड से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो इन लैंड्स का यूज़, इन चीज़ों का यूज़ करके, है ना, ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट जो होता है, फंडिंग जिसे कहेंगे। तो आप देखोगे कि औकफ, चैरिटेबल ट्रस्ट और टैक्स फ्री लैंड्स, इनसे जो इनकम होगी, इनसे जो पैसा जनरेट होगा, उससे सूफीज़ क्या करेंगे कि वो डोनेशंस को यूज़ करके लंगर चला पाएंगे, है ना, लोगों को बुला के ज़मीन के आसपास अपने कंस्ट्रक्शन करवा पाएंगे, और वहाँ पे लोगों को इनवाइट करेंगे कि आप आओ, इन पीर की बात सुनो, ये इनकी दरगाह यहाँ पर है, उस पर कंस्ट्रक्शन करा पाएंगे, उस पर मेला लगेगा, मेला में विल हैव सम परफॉर्मेंसेज ऑफ कव्वाल, है ना। ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? विदाउट फंडिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस तरीके की चीज़ें होती थी। फिर आप देखोगे किंग्स ने क्या किया कि उनको एसोसिएशन सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए था कि वो लोग रिलीजियस थे, मैंने आपको पहले ही बताया, सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखी है, उनको आपका लेजिटिमाइजेशन के लिए चाहिए था, लेजिटिमेट रूलिंग कर रहे हैं हम। अगर किसी रूलर को, मुस्लिम रूलर को, किसी ख्वाजा ने कह दिया कि दिस रूलर इज़ गुड फॉर हिज पीपल, तो जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं तो वो उस राजा की भी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि वो ख्वाजा की रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस वजह से मैनी किंग वांटेड कि हमको एक लेजिटिमेट अथॉरिटी मिले फ्रॉम सूफीज़, और जो लॉज होंगे वो शरीयत लॉ फॉलो होगा। साथ ही साथ उनको था कि जो मेजॉरिटी ऑफ नॉन मुस्लिम्स थे उनको भी समझने के लिए सूफीज़ की नीड पड़ती है, बिकॉज सूफीज़ भी कहीं ना कहीं एक इक्वालिटी प्रमोट करते थे, एक तो हर कोई सोसाइटी में उनसे भी कनेक्ट होता था। ये सारी चीज़ें आपकी थी। तो जैसे अगर सूफीज़ ने कह दिया कि आप शरिया लॉ लगाओ बट आप उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दो, आप लोगों की बातें सुनो, तो अगर रूलर ऐसा करेगा तो लोग जो नॉन मुस्लिम्स होंगे फिर वो भी रिस्पेक्ट करेंगे कि हाँ हमारी रिस्पेक्ट हो रही है, तो इन टर्न वी विल ऑल्सो रिस्पेक्ट दिस पर्टिकुलर रूलर। तो अगर जिजिया नहीं लगेगा तो नॉन मुस्लिम्स भी खुश हो जाएंगे, तो नॉन मुस्लिम्स खुश होंगे तो जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम्स की है उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा फ्रॉम रूलिंग ऑफ मुस्लिम रूलर। इस तरीके की बातें थी। तो ये सारी चीज़ें ये लोग सूफीज़ से सीखते थे और उनको इम्प्लीमेंट करते थे। फिर साथ ही साथ क्या होगा कि सूफीज़ जो है मटीरियल एंड स्पिरिचुअल कंडीशंस लोगों की बिलीफ था, लोगों में बिलीफ था कि ये लोग डायरेक्टली अल्लाह से कनेक्टेड हैं। तो लोग आते थे ब्लेसिंग्स लेने, तो ब्लेसिंग्स के लिए कि मेरे पास ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे घर में कोई ऐसे है, किसी के घर में कोई बीमार है, किसी के घर में कोई दिक्कत है, फैमिली इशू है, तो उनको आप सही कर दीजिए, इस तरीके से बरकत अपनी बनाए रखिए।
इस तरीके की बातें होती थी, तो उससे क्या होगा कि लोगों में भी एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट डेवलप होगा और प्रमोशन होगा सूफ़ी ट्रेडिशन का। फिर आप देखोगे कई बार क्या होता था कि सुल्तान्स और सूफ़ीज़ में कुछ इंस्टेंसेस उसके भी होते थे कॉन्फ्लिक्ट के। क्यों? क्योंकि सूफ़ीज़ मानते थे कि हम लेजिटिमेट हैं, हमको लोग मानते हैं दिल से, तो वी आर अबव द रूलर। रूलर का क्या था कि रूलर वॉज लाइक कि आई एम द किंग ऑफ दिस एम्पायर, आप मेरी वजह से यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हो, मैंने टैक्स फ्री लैंड दी है, अदरवाइज आपका यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, इस तरीके से। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होते थे और कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही, बाउंड टू हैपन कॉन्फ्लिक्ट, है ना। कॉन्फ्लिक्ट्स आर बाउंड टू हैपन क्योंकि दोनों के पास पावर है, दोनों के पास लेजिटिमेसी है। और फिर आप देखोगे कि निज़ामुद्दीन औलिया एड्रेस्ड हिम एज सुल्तान उल मशेख, दैट इज़ सुल्तान अमंग शेख। तो निज़ामुद्दीन औलिया के जो डिसाइपल्स थे, जो डिवोटीज़ थे, वो उनको सुल्तान उल मशेख डिस्क्राइब करते थे, दैट इज़ जितने भी शेख थे उन सब का सुल्तान। तो इस तरीके के टाइटल से क्या होता था कि एनी रूलर विल फील कि हमारे साथ ये हो रहा है कि हमको अंडरमाइन किया जा रहा है और सामने वाले जो शेख या फिर सूफ़ी ट्रेडिशन के लोग हैं इनको ज़्यादा पावर मिल गई है फ्रॉम पब्लिक पर्सपेक्टिव। तो इस तरीके की सारी चीज़ें थी। थैंक यू क्लास। तो यहाँ पर ये टॉपिक एंड करते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।